नमस्कार। आज एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल लेकर आए हैं। भारत में आखिर असली बॉस है कौन? प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? हमारे संविधान में ये जो पावर का बैलेंस है ना, इसे बहुत ही अनोखे तरीके से बांटा गया है। तो चलिए आज हम आर्टिकल्स 72 से लेके 78 तक के सफर पर चलते हैं और इस रिश्ते की हर परत को खोल कर देखते हैं। तो सवाल एकदम सीधा सा है कि भारत में रियल एग्जीक्यूटिव पावर आखिर किसके हाथ में है। यही वो सवाल है जो आज के हमारे पूरे डिस्कशन के दिल में है। आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम प्रेसिडेंट की ऑन पेपर पावर्स को देखेंगे। फिर आएगा एक ट्विस्ट, वो सलाह वाला क्लॉज जो पूरा गेम ही बदल देता है। उसके बाद हम जानेंगे कि असल में सरकार चलती कैसे है, पीएम की क्या ड्यूटी होती है, और सबसे आखिर में इन सब के बाद पावर का फाइनल इक्वेशन क्या बनता है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं प्रेसिडेंट की उन पावर्स से जो कागज पर लिखी हैं। संविधान को अगर हम शब्दशः देखें तो ये वो अधिकार हैं जो उन्हें देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनाते हैं। कम से कम कागजों पर तो यही लगता है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 72 की। ये प्रेसिडेंट को एक ऐसी पावर देता है जो सचमुच असाधारण है। ये है किसी भी अपराधी की सजा को माफ करने की शक्ति। सोचिए, ये एक तरह से जीवन और मृत्यु का फैसला करने का अधिकार है। अब ये जो माफी देने की शक्ति है ना, ये कोई एक चीज नहीं है। इसके 5 अलग अलग फ्लेवर हैं। समझिए, पहला है पार्डन, मतलब पूरी तरह से माफी, जैसे गुनाह कभी हुआ ही नहीं था, सब खत्म। फिर आता है रिप्रीव। इसका मतलब है सजा पर कुछ वक्त के लिए रोक लगा देना, खासकर जब किसी को फांसी की सजा मिली हो। तीसरा है रेस्पाइट। ये किसी खास वजह से सजा को कम कर देता है। मान लीजिए कोई महिला अपराधी गर्भवती है। चौथा है रेमिशन। इसमें सजा का टाइप नहीं बदलता, बस उसका टाइम कम हो जाता है, जैसे 10 साल की जेल को 5 साल कर दिया। और आखिर में है कम्यूट, मतलब सजा की शक्ल ही बदल देना, जैसे फांसी को उम्र कैद में बदल देना। और हाँ, ये पावर कहाँ कहाँ काम करती है तो सुनिए। कोर्ट मार्शल यानी मिलिट्री कोर्ट की सजाओं पर, यूनियन लॉ के खिलाफ किए गए अपराधों पर, और हर उस केस में जहां मौत की सजा सुनाई गई हो। इसके बाद आता है आर्टिकल 73। ये बताता है कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर का दायरा कितना बड़ा है। ये यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट के हर सब्जेक्ट को कवर करता है। मतलब अगर सिर्फ कागज पर देखें तो एक बहुत ही विशाल अधिकार क्षेत्र है ये। लेकिन अब तक हमने जो भी बात की वो सब बदलने वाला है। कहानी में अब आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट है आर्टिकल 74। ये वो आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट की पावर्स की पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट के मदद और सलाह के लिए प्राइम मिनिस्टर की अगुवाई में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। सिंपल लगता है ना, लेकिन ये जो शब्द है सलाह, ये कितना पावरफुल है। क्या प्रेसिडेंट इसे थैंक यू बट नो थैंक यू कह सकते हैं? बस यहीं पर सारा खेल है। तो सवाल उठता है कि क्या यह सलाह सिर्फ एक सुझाव है? पहले इस पर काफी बहस होती थी, लेकिन फिर आया 1976 और 42nd संशोधन। इसने बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया। कहा गया कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह मानने के लिए बाउंड हैं, मतलब बाध्य हैं, कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, 2 साल बाद 44th संशोधन ने उन्हें एक छोटी सी विंडो दी। प्रेसिडेंट चाहें तो सलाह को एक बार, सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर मिनिस्टर्स ने वही सलाह दोबारा भेज दी तो फिर उसे मानना ही पड़ेगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ओके, तो अब ये तो साफ हो गया कि असली पावर उस सलाह में है। तो फिर सरकार असल में काम करती कैसे है? आइए अब आर्टिकल 75, 76 और 77 की मदद से गवर्नमेंट के डे टू डे फंक्शनिंग को समझते हैं। आर्टिकल 75 पूरे प्रोसेस को एकदम साफ कर देता है। देखिए, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर बाकी मिनिस्टर्स को। लेकिन यहाँ असली पावर बैलेंस छिपा है इस लाइन में कि जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली, यानी एक टीम की तरह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक उत्तरदायित्व, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार एक टीम की तरह काम करती है। अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मिनिस्टर जाएगा, नहीं, पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है। कहते हैं ना, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। बस वही वाला हिसाब है। और ये पैटर्न ये आगे भी जारी रहता है। अब देखिए आर्टिकल 76 को।
देश का जो सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, अटॉर्नी जनरल, उसे भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। लेकिन किसकी सलाह पर? एग्जैक्टली, प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट की सलाह पर। और आर्टिकल 77 इस इक्वेशन को और भी ज्यादा साफ कर देता है। ये कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हर एक एग्जीक्यूटिव एक्शन फॉर्मली प्रेसिडेंट के नाम पर ही लिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि असली फैसले तो कैबिनेट ले रही है, लेकिन उन पर जो आखिरी ऑफिशियल मुहर लगती है वो प्रेसिडेंट की होती है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर असली पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है तो फिर उनका रोल क्या है? बस नाम के हेड हैं? नहीं, यहीं पर आता है आर्टिकल 78 जो इन दोनों के बीच एक बहुत जरूरी कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करता है। तो देखिए, आर्टिकल 78 के तहत ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो कैबिनेट के सारे फैसलों की जानकारी प्रेसिडेंट को दें। इतना ही नहीं, अगर प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी कोई भी जानकारी मांगते हैं तो वो उन्हें देनी होगी। ये पक्का करता है कि देश का जो हेड ऑफ स्टेट है वो हमेशा इन द लूप रहे, उसे सब पता हो कि क्या चल रहा है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और पावर की फाइनल इक्वेशन को समझते हैं। और हाँ, हमारा जो सबसे पहला सवाल था उसका जवाब भी ढूंढते हैं। तो हमने जो ये पूरा सफर तय किया उसका निचोड़ क्या है? देखिए, आर्टिकल 72 ने प्रेसिडेंट को माफी देने की जबरदस्त पावर दी, लेकिन आर्टिकल 74 ने उससे प्राइम मिनिस्टर की सलाह से बांध दिया। आर्टिकल 75 ने बताया कि सरकार बनेगी कैसे, और 78 ने ये पक्का किया कि दोनों के बीच कम्युनिकेशन बना रहे। ये जो टेबल है ये इस पूरी इक्वेशन को एक नज़र में समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो फिर फाइनल टेक अवे क्या है? बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन वही है जो इस स्लाइड पर लिखी है। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। मतलब प्रेसिडेंट हमारे देश के सम्मानित मुखिया हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, लेकिन सरकार चलाने की जो असली ताकत है वो प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथों में ही होती है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक तरफ एक फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट और दूसरी तरफ एक रियल एग्जीक्यूटिव हेड। इन दोनों के बीच का ये बैलेंस हमारी डेमोक्रेसी को सेफ रखने में कैसे मदद करता है, इस पर जरूर सोचिएगा।